हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 17 जनवरी 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे मेन हेडिंग जो है दैनिक जागरण की कि जीविका और जीवन के लिए वरदान बना टीका। कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान का 1 साल पूरा हो गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर बधाई दी है। इस 1 साल के आंकड़ों पर हम गौर करें तो यह यात्रा संतोषजनक लगती है। इस अवधि में कोरोना रोधी वैक्सीन की 157 करोड़ से ज़्यादा डोज लगाई जा चुकी है। देश की 93% वयस्क आबादी को टीके की पहली डोज लग चुकी है, जबकि 69.8% से अधिक का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया कि आज टीकाकरण अभियान को 1 साल पूरा हो गया। मैं टीकाकरण अभियान से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को सलाम करता हूं। हमारे टीकाकरण कार्यक्रम ने कोरोना से लड़ने के लिए हमें मजबूती प्रदान की है। इसके साथ ही इस कार्यक्रम के चलते लोगों की जिंदगी और जीविका बचाने में भी हम सफल हुए हैं। नेक्स्ट है कि तीसरी लहर से राहत के संकेत। कोरोना महामारी में से कुछ राहत के संकेत मिल रहे हैं। 7 से 13 जनवरी के बीच आर वैल्यू में गिरावट यानी कि पॉजिटिव वैल्यू में गिरावट दर्ज की गई है। यह 2.2 पर आ गई है। आईआईटी मद्रास के प्रारंभिक विश्लेषण के मुताबिक इससे पहले के 2 हफ्ते में यह क्रमशः 4 और 2.9 थी। आईआईटी मद्रास के गणित विभाग और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स एंड डाटा साइंस के प्रोफेसर नीलेश एम उपाध्याय और प्रोफेसर एस सुंदर द्वारा किए गए विश्लेषण के मुताबिक मुंबई की आर वैल्यू 1.3, दिल्ली को 2.5, चेन्नई 2.4, कोलकाता 1.6 पाई गई। नेक्स्ट न्यूज़, स्कूली पाठ्यक्रम को नए ढांचे में गढ़ने की तैयारी तेज। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए स्कूली शिक्षा के ढांचे में बदलाव की जो सिफारिशें की गई थीं, उन सभी पर अमल तेजी से शुरू हो गया है। इनमें जो अहम बदलाव हैं वह स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम को 10+2 के पैटर्न से निकालकर 5+3+3+4 यानी कि 5th क्लास तक, फिर 8th तक, फिर 11th तक और फिर 12th तक। शिक्षा मंत्रालय ने इस काम को इसी साल पूरा करने का लक्ष्य किया है। इसे लेकर गठित टीम को काम करने आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली पाठ्यक्रम को नए सिरे से गढ़ने पर भी जोर दिया है, जिससे स्कूलों से रटने और रटाने का खेल खत्म हो जाएगा। साथ ही ऐसे पाठ्यक्रम का विकास होगा जिसमें सीखने की समग्र प्रक्रिया होगी। मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा के नए ढांचे में इन पहलुओं पर ध्यान देने की जरूरत बताई है। मंत्रालय ने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के लिए जो विशेषज्ञ टीम बनाई है, उसके मुखिया भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व प्रमुख और देश के वरिष्ठ विज्ञानी के कस्तूरी रंगन को बनाया गया है। यह वही कस्तूरी रंगन है जिनकी अगुवाई में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी तैयार की गई है। मंत्रालय का मानना है कि यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि नीति के जरिए बदलाव के जो सपने देखे गए हैं वे ढांचे में आ सकें। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। भारत और रूस की नौसेना ने किया सैन्य अभ्यास। भारत और रूस की नौसेनाओं ने अरब सागर में पासिंग अभ्यास आयोजित किया। भारतीय नौसेना ने रविवार को यह जानकारी दी है। भारतीय नौसेना के स्वदेशी डिजाइन एवं निर्मित गाइडेड मिसाइल विध्वंसक आईएनएस कोच्चि ने रूसी फेडरेशन नौसेना के विध्वंसक एडमिरल ट्रिब्यूट के साथ शुक्रवार को अभ्यास किया। भारतीय वायुसेना ने कहा कि इस अभ्यास में भारत और रूस दोनों नौसेनाओं ने आपसी सामंजस्य और एक दूसरे के पहलुओं को समझने के लिए जो प्रदर्शन किया वो बेहतर था। इसमें सामरिक युद्धाभ्यास, क्रॉस डेक हेलीकॉप्टर संचालन और इसमें अन्य गतिविधियों को शामिल किया गया था। पासिंग अभ्यास यह सुनिश्चित करने के लिए आयोजित किया जाता है कि इसमें भाग लेने वाली दोनों नौसेनाएं किसी आपदा या युद्ध की स्थिति में आसानी से समन्वय और संचार करने में सक्षम
हो। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है एडिटोरियल पेज से। एडिटोरियल पेज में पहला जो आर्टिकल है कि पटरी से उतरा चुनावी विमर्श। देखिए ये जो चुनावी माहौल चल रहा है उस पर लिखा गया है आर्टिकल, क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो लोग या जो नेता होते हैं वे पार्टियां बदलते हैं, यानी कि एक खेमे से दूसरे खेमे में जाते हैं। अधिकतर ये उस तरफ प्रयास किया जाता है कि अगर मैं इस पार्टी में जा रहा हूँ तो अगर पार्टी सत्ता में आई तो मुझे मंत्री पद मिलेगा। तो ये एक ऐसा माहौल तैयार किया जाता है और इस समय हर पार्टी में आप देखेंगे कि कुछ ऐसे नेता होते हैं जो अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते हैं। उसी क्रम को जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हैं हृदय नारायण दीक्षित, उन्होंने इसे इस आर्टिकल में लिखा है। आप चाहे लोकसभा चुनाव देखिए या विधानसभा चुनाव, सत्ता दल हो या विपक्ष हो, सभी एक दूसरे के नेताओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं ताकि उनका वोट बैंक मजबूत हो सके, चाहे वो राजनीतिक समीकरण हो, जातिगत समीकरण हो या फिर आर्थिक समीकरण हो। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो जनता का होता है। जनता अपने जातिवाद को देखकर जो वोट करती है उसके लिए भी वो स्वयं जिम्मेदार है, क्योंकि जाति के आधार पर अगर आप वोट देते हैं तो आपका विकास या आपके क्षेत्र का विकास किस तरीके से, आपकी समस्याओं को सुना जाता है, ये आपको खुद सुनिश्चित करना होगा। दूरगामी असर वाले चुनाव। देखिए ये भी आर्टिकल जो अभी 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उस पर लिखा गया है और इसमें ये बताने का प्रयास किया गया है कि जो आगामी विधानसभा चुनाव का असर राष्ट्रपति चुनाव से लेकर राज्यसभा चुनाव तक देखने को मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति चुनाव में भी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, लोकसभा चुनाव में भी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रखता है और राज्यसभा में भी सबसे ज़्यादा सदस्य उत्तर प्रदेश से ही चुने जाते हैं। तो ये चुनाव जो होने वाले हैं हर तरह से महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। 10 मार्च को उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के चुनाव नतीजे आते ही 2024 के महासंग्राम के लिए अटकलों का बाजार गर्म हो जाएगा। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव को हमेशा से आम चुनाव के सेमीफाइनल की तरह देखा जाता रहा है। लगातार दूसरी बार केंद्र में बहुमत की मोदी सरकार बनी तो उसका एक बड़ा कारण उत्तर प्रदेश का जनमत ही था। इस बार होने वाले 5 राज्यों के चुनाव का महत्व और भी बढ़ गया है। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में सत्तारूढ़ दल भाजपा के सामने वर्चस्व बनाए रखने की चुनौती है, तो दूसरी ओर पंजाब के साहिर कांग्रेस के समक्ष न सिर्फ अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने का संकट है, बल्कि इस समय भय से उबरने का भी संकट है। इसी के साथ ही दल ही विरोधियों में न तब्दील हो जाएं, यह आसान नहीं है। पहले बात भाजपा की जो 2014 से के बाद से मोदी लहर का पर सवार होकर लगातार आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बड़ी जीत उसी लहर की देन थी। इन दोनों प्रदेश में केवल मोदी ही चेहरा थे। आज इन दोनों प्रदेशों के चेहरे सामने हैं। इन चेहरों के अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव सामने हैं। अब 5 साल के शासन के रिपोर्ट कार्ड को भी पड़ताल की जा रही है। गोवा और मणिपुर में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमित शाह की रणनीति का प्रभाव दिखा था। पिछले कुछ महीने से केंद्र की राजनीति में भाजपा विरोधी एक बड़े धड़े को खड़ा करने की पूरी मशक्कत हो रही है और यह बात है कि जो अंतर्द्वंद है के कारण यह प्रयास पूरी तरह कभी सफल नहीं हो सका। 5 राज्यों के चुनावों में भी इसका हल निकालने की कोशिश हो रही है। बंगाल की जीत के बाद तृणमूल कांग्रेस ने एक तरह से खुद को कांग्रेस के मुकाबले विपक्षी नेतृत्व का अगुवा घोषित कर दिया है। कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई भी किसी से छिपी नहीं है। 23 वरिष्ठ नेताओं का एक बड़ा धड़ा अरसे से बागी तेवर अपनाए हुए है। अब पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने बयान दे दिया है कि पंजाब का भावी सीएम आला कमान नहीं बल्कि जनता तय करेगी। यानी 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व को भी खुद को साबित करना है। कांग्रेस और भाजपा को भी इसका असर सरकार गठन तक नहीं रुकेगा।
चलिए नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में पहली न्यूज़ है कि अमेरिका के साथ कारोबारी रिश्तों पर असहमति बरकरार, एफटीए पर चुप्पी। पिछले दिनों अमेरिका ने भारतीय आम और अनार के आयात को शुरू करने की इजाज़त दी तो भारत ने अमेरिका चेरी, अल्फा चारा, पोर्क और पोर्क उत्पादों के आयात को भी मंजूरी प्रदान कर दी। इसकी घोषणा अमेरिका के वाणिज्य मंत्री ने वहां की संसद में इस तरह से की कि जैसे यह बाइडेन प्रशासन की एक बड़ी उपलब्धि हो। हालांकि कारोबार को लेकर दोनों देशों के बीच चल रही वार्ता की यह अधूरी तस्वीर है। असलियत में दोनों देशों के बीच कारोबारी संबंधों को लेकर जो वार्ताएं हो रही हैं उसमें तकरार के मुद्दे बरकरार हैं। भारत अमेरिका के दूसरे कृषि उत्पादों जैसे खाद्य तेल और अमेरिका निर्मित वाहनों को लेकर कोई भी नरमी बरतने के मूड में नहीं है। ऐसे में इस बात पर आश्चर्य नहीं है कि दोनों देशों के अधिकारी फिलहाल मुक्त व्यापार समझौता यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझौते की बात नहीं कर रहे हैं। चलिए अब आते हैं इंटरनेशनल पेज पर। इंटरनेशनल पेज में पाकिस्तान में विपक्ष ही नहीं अपने भी बढ़ा रहे इमरान की मुश्किलें। पाकिस्तान में सत्तारूढ़ पाकिस्तानी तहरीके इंसाफ पार्टी की अंदरूनी कलह से इमरान खान सरकार मुश्किल में है। ऐसे समय में जब एकजुट विपक्ष प्रधानमंत्री इमरान खान को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा, उसी समय उनकी पार्टी के सहयोगी भी सरकार पर हमला करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसी हफ्ते पीटीआई के 2 नेताओं ने अपनी ही संघीय सरकार की नीतियां और प्रदर्शन पर सवाल उठा दिए हैं ताकि सरकार के कार्यकलाप से जनता को राहत नहीं मिली है। इनमें से एक नेता ने देश में मौजूदा हालात के लिए इमरान सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया है। इसके पहले पीटीआई के एक नेता ने सरगोधा में पाकिस्तानी पीपुल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की और उनकी पार्टी में शामिल हो गए। तो ये आज का यानी 17 जनवरी 2022 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।